Hi guys, so today we are gonna start with chapter 8 estoppel. तो estoppel क्या होता है? तुमने तुम्हारे फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि चल तू आज खाना मत बना, आज अपन जाके कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, मेरी तरफ से ट्रीट है। तो तुमने उसे ऐसा बोल दिया तो उसने ना बनाया और फिर तुम रात में 10 बजे कॉल करते हो उसे कि यार नहीं आ पाऊँगा, अभी तो मैंने बहुत ट्राई किया, तो ऐसा कर अब तू बना के खा ले। तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? क्या ऐसा तुम कर सकते हो क्या? तो लीगली तुम अगर कोई कमिटमेंट कर देते हो और किसी पर्सन को तुम पे बिलीव हो जाता है और वो उस चीज़ पे एक्ट कर देता है ना, तो फिर तुम उस चीज़ से पलट नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है estoppel. Definition says that when a person has by his declaration, act or commission, किन तीन चीज़ों से हो सकता है? या तो डिक्लेरेशन, या तो आपने बोला, या आपने वैसा एक्ट किया, या वैसा कुछ ऐसा ओमिशन किया। इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव। आप चाह रहे थे कि सामने वाला ये बिलीव करे कि जो आप कर रहे हो, जो आपका एक्ट है या जो आप बोल रहे हो वो ट्रू है, टू एक्ट अपॉन सच बिलीव। और सामने वाले पर्सन ने उस बिलीफ पे एक्ट भी कर लिया। नीदर ही और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। अब तुम पलट नहीं सकते उस चीज़ से। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि ए इंटेंशनली और फॉल्सली लीड करता है बी को ये मानने में कि एक लैंड है वो ए का लैंड है ना। वो बी को ये मिसगाइड करता है कि ये लैंड तो मेरा है, और बी से बोलता है कि आपको ये ख़रीदना है तो आप मुझे इतने पैसे दो और आप ख़रीद लो, 40 लाख में आप ख़रीद लो। बी ने उसको पैसे दिए और उससे लैंड ख़रीद लिया। अब बाकी केसेस में क्या होता है? अगर ए के पास टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी जो सेल हुआ है ना वो वैलिड नहीं होती है, सेल इनवैलिड होती है, वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि जिस चीज़ का आप टाइटल ही नहीं है आपके पास वो आप नहीं बेच सकते। बट इसमें क्या हुआ? इस केस में ए के पास वो प्रॉपर्टी आ गई। ए की ये प्रॉपर्टी मान लो 2 महीने बाद उसको किसी ने दे दी। ये प्रॉपर्टी मान लो उसके फादर की थी तो गिफ्ट में मिल गई उसको, उसके फादर ने उसके नाम पे कर दी। और जो अब वो सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो यार मैंने कम में बेच दी, अब मैं ये चीज़ कैंसिल कर देता हूँ, ये सेल कैंसिल कर देता हूँ, ये बोल देता हूँ मेरे पास तो टाइटल ही नहीं था। तो अब ये ए ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अब इवेंचुअली टाइटल उसके पास आ चुका है, तो अब उस ट्रुथ से वो डिनाई नहीं कर सकता है। सेक्शन 122 क्या बोलता है? estoppel ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि टेनेंट या लाइसेंसी जो है, जिसको लाइसेंस मिला है किसी चीज़ में वर्क करने के लिए, वो ये नहीं बोल सकता कि इनकी तो प्रॉपर्टी नहीं थी, इनका तो क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी पे राइट नहीं था तो मुझे टेनेंसी पे कैसे दिया, मतलब मुझे रेंट पे कैसे दिया। या फिर लाइसेंसर ये नहीं बोल सकता कि जिस चीज़ का जो लाइसेंसर है उसके पास तो राइट टू, मतलब जो टेनेंट है उसके पास तो राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी ही नहीं है अग्रीमेंट के बिगनिंग में, तो कैसे दे सकता है? ऐसा नहीं बोल सकता। इस पे estoppel लगा दिया गया है। देन 123, अब 122 इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, 123 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। estoppel ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। अब ये लोग क्या कर सकते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी के जो एक्सेप्टर हैं वो क्या डिनाई नहीं कर सकते हैं? वो ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पार्टी है, मतलब जो ड्रॉअर है, बेलर है, लाइसेंसर है, उनके पास तो पावर ही नहीं थी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने की, तब भी उन्होंने कर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते। मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर 9 विटनेसेस। तो कौन विटनेस हो सकता है? ऑल पर्सन्स, 124 बोलता है ऑल पर्सन्स, कोई भी पर्सन कॉम्पिटेंट होता है टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर कि वो कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है या आंसर नहीं दे पाएगा रैशनल,
बिकॉज ऑफ द एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज या एक्सट्रीम यंग एज, डिजीज़, बॉडी, माइंड, किसी चीज़ पे ऐसा अफेक्ट उसका, कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस अफेक्ट की वजह से वो रीज़नेबल आंसर नहीं दे पाएगा या क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, तो तब उसे विटनेस नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो हर पर्सन विटनेस बन सकता है. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. जो अनसाउंड माइंड है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होता अनलेस प्रिवेंटेड बाय इनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. अनलेस वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए या आंसर, रैशनल आंसर नहीं दे पाए. अब 125 क्या बोलता है? विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली. कोई भी विटनेस अगर वर्बली नहीं बोल सकता, मान लो कुछ या तो वो बोल नहीं सकता बचपन से, या फिर कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ हो गया है, तो तब क्या हो सकता है? वो तब भी या तो साइन लैंग्वेज के थ्रू या रिटन में अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा सकता है. पर ये सब क्या होना चाहिए? ओपन कोर्ट में होना चाहिए. एंड एविडेंस सो गिवन शैल टू बी ओरल एविडेंस, शैल डीम टू बी ओरल एविडेंस. मतलब वो एविडेंस ओरल एविडेंस माना जाएगा, भले ही वो रिटन में दे रहा है, पर उसे ओरल एविडेंस कंसीडर करेंगे और ओपन कोर्ट में होगा ये. एंड कोर्ट कैन ऑल्सो टेक असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर. अब सेक्शन 126 क्या बोलता है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ क्या एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकता है. सिविल केस में भी बन सकता है. सिविल प्रोसीडिंग्स में द पार्टीज टू द सूट, हस्बैंड ऑफ और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं, हस्बैंड और वाइफ, और क्रिमिनल में भी. अब क्या मजिस्ट्रेट या जज वो विटनेस बन के आ सकते हैं क्या? वैसे तो नहीं आ सकते, बट अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है सुपीरियर कोर्ट का, या फिर कुछ ऐसा कंडक्ट हुआ है जो मजिस्ट्रेट के या जज के सामने हुआ है, तो तब वो सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप जाके जो भी है विटनेस बन के गवाही दीजिए. या फिर कुछ कोर्ट की नॉलेज में ऐसा जो कि केस में बहुत हेल्पफुल है, तब सुपीरियर कोर्ट बोल सकता है, मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे सकता है टू बी एग्जामिन्ड एज विटनेस. नहीं तो जज को कंपेल नहीं किया जा सकता. देन 128 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज. तो ड्यूरिंग मैरिज अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो प्राइवेट ही रखनी पड़ेगी हस्बैंड और वाइफ दोनों को. उनके जो प्राइवेट मैटर्स जो भी हस्बैंड ने आके वाइफ को बताया वो कोर्ट में कोई उसे कंपेल नहीं कर सकता बताने के लिए, और वो खुद भी नहीं बता सकती है, एक्सेप्ट अगर हस्बैंड की मर्ज़ी है, हस्बैंड ने कंसेंट दे दी कि बता दे, फिर बता सकती है. या फिर हस्बैंड और वाइफ ही दोनों पार्टीज़ हैं, मतलब हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट केस किया, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट केस किया, तब वो जो भी कम्युनिकेशन है उनके बीच की वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं. या फिर अगर हस्बैंड ने कोई क्राइम कमिट किया, मान लो वायलेंस, क्रूएल्टी, ये सब किया वाइफ पे अपनी, तो तब वाइफ उसके जो भी उनका कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज़ कर सकती है. तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं. अब 129 क्या बोलता है? एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट. तो कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, ऑफिसर जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसकी परमिशन के बगैर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते या फिर एविडेंस में नहीं दे सकते. 130 क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कम्युनिकेशन. कोई भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं कर सकता टू डिस्क्लोज ऑफिशियल कम्युनिकेशंस मेड टू हिम. कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए जिससे पब्लिक को हार्म होगा, पब्लिक इन लार्ज को, वो कंपेल नहीं कर सकते उस ऑफिसर को बताने के लिए कोई भी. तो 131 क्या बोलता है? कोई भी मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी कंपेल्ड
टू से व्हेन ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम हुआ हो तो कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को या रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं बोल सकता है कि आप वो डिस्क्लोज करो जो भी फैक्ट्स हैं उस क्राइम के। देन 132 क्या बोलता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कोई भी एडवोकेट से अगर आप जाके कुछ बोल रहे हो, कोई भी आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, आपसे अगर क्लाइंट ने आके कुछ भी बोला तो आप क्या डिस्क्लोज़ कर दोगे क्या कोर्ट में कि इसने ही मर्डर किया है? नहीं कर सकते ना। आपको उसने बचाने के लिए हायर किया है, आपको जेल पहुंचाने के लिए हायर नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट शैल नॉट बी परमिटेड अनलेस, इसके भी एक्सेप्शन है, या तो क्लाइंट खुद एक्सप्रेस करे कंसेंट कि हाँ ये चीज़ आप बता सकते हैं, नहीं तो वो कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो कि उसके क्लाइंट के लिए हार्मफुल हो, जो उसे एज एन एडवोकेट उसने बताई है या फिर उसने क्या एडवाइस दी है अपने क्लाइंट को या कुछ, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। अब इसका एक एक्सेप्शन तो ये है कि खुद एक्सप्रेस कर दे क्लाइंट की ये चीज़ बता दो। दूसरा ये है कि अगर क्लाइंट जो क्राइम करने से पहले अगर कुछ उसने एडवोकेट को बताया है कि मैं ये क्राइम करने जा रहा हूँ, तू बचा लेना मुझे, तो तब भी वो डिस्क्लोज कर सकता है एडवोकेट। द फैक्ट ऑब्जर्व बाय एडवोकेट इन कोर्स ऑफ सर्विस, मतलब कुछ एडवोकेट ने कुछ ऑब्जर्व किया, तो क्या क्या 3 एक्सेप्शंस हैं, या तो कंसेंट दी हो क्लाइंट ने खुद, या तो फिर कोई इलीगल मतलब कुछ फर्दरेंस ऑफ क्राइम में कुछ किया, फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस में मतलब कुछ किया हो, कुछ कम्युनिकेशन की हो एडवोकेट से, तो वो डिस्क्लोज कर सकता है एडवोकेट। या फिर कुछ सर्विस के दौरान एडवोकेट ने कुछ ऑब्जर्व किया हो कि कुछ क्राइम और फ्रॉड कमिट किया है उस पर्सन ने, तब वो कम्युनिकेट कर सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज ख़त्म होने के बाद भी ये ऑब्लिगेशन कंटिन्यू रहता है, मतलब उसके बाद भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती चीज़ें एडवोकेट। अब 133 क्या बोलता है, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, मतलब अगर कोई पार्टी एविडेंस दे खुद के ही बिहाफ पे अपने ही अगेंस्ट, तो वो ये चीज़ अपने मतलब एडवोकेट ये डीम नहीं कर लेगा कि मैं भी बता सकता हूँ अगर क्लाइंट ने खुद ही चीज़ें बता दी तो नहीं, तब भी उसे वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, ये एडवोकेट को कोई परमिट नहीं मिला है। मतलब अगर एडवोकेट के जो क्लाइंट है उसने खुद नहीं जाके कोर्ट में बोल दिया कुछ भी अपने अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडवोकेट भी सब बक देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर क्लाइंट ने कुछ बोला है तो एडवोकेट का काम है उसे बचाना, ना कि उसको जेल तक पहुंचाना। ओके, तो 134 क्या बोलता है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। जो भी लीगल एडवाइज़र है तो वो भी कॉन्फिडेंशियली रखेगा कम्युनिकेशन, अनलेस वो खुद एज अ विटनेस अपने आप को ऑफर कर देता है, तो मतलब एज अ विटनेस बन के आता है। तो 135 क्या बोलता है कि कोई भी विटनेस कंपेल नहीं किया जाना चाहिए टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट, अगर वो उस जो पार्टी नहीं है अगर सूट की, तो अनलेस ही अग्रीड इन राइटिंग टू प्रोड्यूस देम। अगर उसने राइटिंग में अग्री किया है कि मैं प्रोड्यूस कर दूंगा तब तो उसे प्रोड्यूस करना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर ऐसा उसने कोई राइटिंग में नहीं दिया है तो उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपनी टाइटल डीड या कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करो, क्योंकि वो सूट की तो पार्टी है नहीं ना। अब सेम चीज़ कोई भी पर्सन कंपेल नहीं करना चाहिए टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अगर वो पार्टी नहीं है सूट की, तो किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, अनलेस ही कंसेंट्स टू देयर प्रोडक्शन, मतलब अगर वो कंसेंट दे देता है तो उसे वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब 137 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन
आंसर देने से मना नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड कि ये उसको इंक्रिमिनेट कर देगा, मतलब उसको सज़ा दिलवा देगा। अ पर्सन शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन टू एनी मैटर रिलेटेड टू द मैटर इन इशू। वो जो क्वेश्चन है वो मैटर इन इशू में होना चाहिए, जो मैटर इन इशू है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अपॉन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे कि ये क्वेश्चन का अगर उसने आंसर किया तो वो इंक्रिमिनेट हो सकता है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रिमिनेट हो सकता है। सच विटनेस, या तो कुछ क्रिमिनल ऑफेंस एक्सपोज हो सकता है उस विटनेस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर कुछ फोर फीचर हो सकता है, पेनल्टी इम्पोज हो सकती है, तो इस ग्राउंड पे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। अब प्रोविज़ो क्या बोल रहा है कि नो सच आंसर, जो भी उसने आंसर किया चलो ठीक है। अब देखो, विटनेस को ये डर था कि ये चीज़ उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकती है या इंक्रिमिनेट कर सकती है, उसके बावजूद उसने वो चीज़ कोर्ट को बताई, तो क्या आप कोर्ट उसे उस चीज़ पे मतलब इम्प्रिजन में भेज सकती है या अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंपेल किया है हमने विटनेस को बताने के लिए। तो इट शैल नॉट सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, या फिर उसके अगेंस्ट पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट हो सकती, एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन गिविंग फॉल्स एविडेंस। एक्सेप्ट अगर प्रोसिक्यूशन ने फॉल्स एविडेंस वगैरह सबमिट किए हैं तो पर्जरी का केस तो लग सकता है, पर वो चीज़ उसे इंक्रिमिनेट नहीं कर सकती जो उसने बोला है सेंटेंसेस। अब 138 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस क्या विटनेस बन सकता है? बिल्कुल अकम्प्लिस विटनेस बन सकता है, बट उसका जो भी वो बोलेगा ना, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, वो एज अ कोरॉबरेटिव टेस्टिमनी होगी, मतलब रिलायबल नहीं होते हैं। जो अकम्प्लिस जो भी स्टेटमेंट बोल रहा है वो इट शैल बी अ कॉम्पिटेंट, अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, मतलब अक्यूज पर्सन के साथ अगर किसी ने साथी था अक्यूज पर्सन का, तो उस साथी ने अगर कुछ भी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट बोल दिया कि हाँ इसने ही क्राइम किया है, तो उसकी जो टेस्टिमनी होगी वो वैलिड तो होगी, कोर्ट में बिल्कुल होगी, बट ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है, तो उसे हम कोरॉबरेटेड टेस्टिमनी मानते हैं। मतलब उसके साथ, मतलब और भी एविडेंसेस मिला के, उसकी टेस्टिमनी मिला के वो एडमिसिबल होगी कोर्ट में। अकेली टेस्टिमनी रिलायबल नहीं होगी कि कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो टेस्टिमनी के बेसिस पे उसके स्टेटमेंट, अकम्प्लिस के स्टेटमेंट के बेसिस पे हम जेल में भेज रहे हैं अक्यूज्ड को, ऐसा नहीं होता। एविडेंस साथ में मिला के, उसकी टेस्टिमनी साथ में मिला के सब अगर ग्राउंड्स मिल रहे हैं और ये लग रहा है कि अक्यूज्ड ही लायबल है, तब उसे जेल भेजा जाएगा, तब उस पर जो पेनल्टी है या इम्प्रिजनमेंट है वो इम्पोज हुई जाएगी, पनिशमेंट। देन 139 क्या बोलता है? नंबर ऑफ विटनेसेस, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है विटनेस का, कितने भी विटनेसेस हो सकते हैं जो एक फैक्ट को प्रूव करने में मदद करें। सो चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो 140 क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कौन डिसाइड करेगा? जो लॉ है वो डिसाइड करता है। लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लॉ और प्रैक्टिस जो होती है वो डिसाइड करता है, या फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि किस ऑर्डर में प्रोडक्शन होगा विटनेसेस का, और एग्जामिनेशन और प्रोडक्शन होगा विटनेसेस का। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस 141 क्या बोलता है कि जज डिसाइड करेगा कि कोई एविडेंस को उसे एडमिट करना है, अगर वो प्रूव हो गया है तो जज एडमिट कर लेगा, नहीं तो जज उसे डिस्कार्ड कर देगा। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर एक फैक्ट का रेलेवेंस दूसरे फैक्ट के प्रूव होने से प्रूव हो रहा है, एक फैक्ट का रेलेवेंस
दूसरे फैक्ट को प्रूव होने पे डिपेंड करता है उसकी एडमिसिबिलिटी। तो जज बोलेगा कि पहले दूसरे वाले फैक्ट को आप पहले प्रूव करिए, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। अब क्लॉज 3 क्या बोलता है, सब सेक्शन 3, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन टू परमिट फैक्ट टू बी प्रूव एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन फर्स्ट बिफोर द सेकेंड फैक्ट इज प्रूव्ड और वाइस वर्सा। मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट किस फैक्ट को पहले प्रूव करने के लिए बोले, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। 144 में सिर्फ इतना सा कंक्लूड कर लेते हैं। देन 142 क्या बोलता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कौन एग्जामिन करेगा? जो पार्टी विटनेस को बुलाती है, जिस पार्टी के साइड से विटनेस आ रहा है, वो अगर एग्जामिन करती है विटनेस को, उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अब एग्जामिनेशन इन चीफ ने हो गया है विटनेस का। अब जो एडवर्स पार्टी है वो विटनेस से क्वेश्चंस पूछती है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद विटनेस से एडवर्स पार्टी ने क्वेश्चन पूछे, फिर से जो पार्टी बुला के लाई है विटनेस को, वो अगर वापस क्वेश्चन पूछेगी, सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस पूछेगी वापस आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन, उसे बोलेंगे री एग्जामिनेशन। देन 143 क्या बोलता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये क्या होना चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए और रेलेवेंट फैक्ट जो हैं उनके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन कुछ उठा के ले आओ, पर री एग्जामिनेशन में आप नया क्वेश्चन उठा के ला सकते हो। न्यू मैटर कैन बी ब्रॉट इन री एग्जामिनेशन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, बट एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन शैल रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली। देन 144 क्या बोल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी पर्सन अगर डॉक्यूमेंट उसे प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, सम्मन भेजा है कोर्ट ने कि आप आके ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए, तो वो आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है ना उसे, तो वो विटनेस उससे पूछताछ नहीं कर सकते, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा और चला जाएगा, अनलेस वो एज अ विटनेस आया है। अगर उसे वो एज अ विटनेस आया तब तो उसे आप पूछताछ करिए, पर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए उसे समन भेजा था, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। ये बोलता है सेक्शन 144। 145 क्या बोलता है, विटनेसेस टू कैरेक्टर। अगर कोई विटनेस आया है कैरेक्टर के बेसिस पे, मतलब कैरेक्टर क्वेश्चन करने या कुछ, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। बस इतनी सी बात बोली है। देन 146 क्या बोलते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे। अब लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या है, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। कोई भी पर्सन, जो पर्सन क्वेश्चन पुट कर रहा है, वो जो आंसर सुनना चाहता है या विश करता है वो सुनने के लिए, और वो क्वेश्चन ही वो आंसर सजेस्ट करता है, वो होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। मतलब वो जो उसका आंसर एक्सपेक्ट, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने ही मर्डर किया है ना, आपके पास ही मर्डर वेपन था ना, तो इसमें क्या हो रहा है, वो खुद आंसर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा पूछ रहा है वो, उसमें ही उसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है कि आपने अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड है उसे पैसे चुराते हुए देखा था ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, अगर एडवर्स पार्टी मना कर दे या कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, तो वो एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो विदाउट कोर्ट्स परमिशन, तो वो आप लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। बट री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में आपको कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा, अगर ऑब्जेक्शन उठ गया तो। देन कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी undisputed in its opinion being already sufficiently proved। किस मैटर पे होने चाहिए क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड मैटर्स पे।
देन 147 क्या बोलता है, एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग। तो अगर विटनेस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस से पूछा गया कि ये जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन्ड है क्या, अगर वो बोलता है ये चीज़ इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, अगर मेंशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो वो बोल सकता है, फिर उसका जो भी है प्रूव करना पड़ेगा उसे, वो सब करना पड़ेगा। बट अगर वो ये ऐसा बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट था ये क्लॉज, तो फिर कोर्ट पार्टी क्या कर सकती है, एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट पहले प्रोड्यूस करा जाए, तभी वो उस पर बोले, उसके कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट पे बोले, या फिर सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करे। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस, कोई अगर अदर पर्सन ने, किसी और पर्सन ने कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट विटनेस को बताए हैं तो वो विटनेस ओरल एविडेंस दे सकता है कोर्ट में, अगर वो रेलेवेंट फैक्ट्स से लिंक्ड हैं तो, या फिर वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट फैक्ट्स हैं तो। 148 क्या बोल रहे हैं, कोई भी विटनेस को अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो एज टू द राइटिंग, मतलब जो उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट राइटिंग में दिए हैं उसके अगेंस्ट उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो, विदाउट शोइंग द राइटिंग उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बट अगर विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उसकी राइटिंग पे कि आपने ये लिखा था और आप बोल कुछ और रहे हो, तो तब उसे राइटिंग दिखानी पड़ेगी। 149 क्या बोलता है, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, when a witness is cross examined he may, in addition to the questions herein referred to, be asked any question which tend to test his veracity, discover who he is and what is his position in life, to shake his credibility by injuring his character। मतलब इसमें ये लिखा है कि ये सारे लॉफुल क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस उस पर्सन की, जो विटनेस आया है उसके कैरेक्टर को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसके कैरेक्टर को इंजर्ट करके उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर सकते हैं। मतलब कोर्ट यही चाहता है ना, जो विटनेस है वो क्रेडिबल हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वो दे वो कोर्ट रिलाई कर सकता है उस पर, तो जो विटनेस हो वो, उसका कैरेक्टर सही हो, उसकी वेरासिटी को टेस्ट करे कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना ऑनेस्ट है, हैबिचुअल, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत झूठा है ये। अब छोटे भाई बहन अगर झूठ बोलते हैं तो वो क्रेडिबल नहीं होते हैं ना, वो कुछ भी बोलते हैं फिर उनकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है कि अगर विटनेस अगर झूठ बोलता है रेगुलर बेसिस पे या ऑनेस्ट नहीं है, कुछ बुरे काम में इन्वॉल्व है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है कोर्ट में। या फिर उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, मान लो बहुत रेपुटेटेड आदमी है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा। तो ये सब जानने के लिए कोई भी क्वेश्चन पुट फोर्थ कर सकते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो वो उसे क्रिमिनेट, उसका आंसर उसे क्रिमिनेट कर सकता है, उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, उसको जेल भिजवा सकता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप उससे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दूंगा तो मैं मतलब मुझ पर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, इसलिए मैं सामने वाला को परमिशन नहीं होनी चाहिए वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होता। पूछ सकता है सामने वाला, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका आंसर कुछ भी हो। उसका आंसर अगर आपको जेल भी पहुंचवा रहा है तो तब भी वो पूछ सकता है वो क्वेश्चन। बट प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोविजो इसका कि जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको इमोरल कैरेक्टर का या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये सेक्शन 149 ये बोलता है। तो 150 क्या बोलता है, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। तो कोई भी ऐसा मैटर है जो कि रेलेवेंट है सूट और प्रोसीडिंग में, उसके लिए विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कि वो आंसर करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उसे क्रिमिनेट कर सकता है उसका आंसर, मतलब कोई क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है। देन 151 क्या बोलता है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन द क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर। तो ये कौन से मैटर्स की बात कर रहा है, जो कि रेलेवेंट नहीं है सूट और प्रोसीडिंग में। इफ सच क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर नॉट रिलेवेंट टू सूट और प्रोसीडिंग,
जो मैटर्स रेलेवेंट नहीं है सूट और प्रोसीडिंग में, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि को जो एडवोकेट है वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा जो एडवर्स पार्टी मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्शन उठाती है, तो कोर्ट बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे रेलेवेंट है मेरा क्वेश्चन। होता है ना ऐसा। तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस एडवोकेट पूछ लेते हैं जो कि कोर्ट को नहीं लगता एट फर्स्ट प्राइमा फेसी कि वो क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं, पर एडवोकेट ये प्रूव करना चाहता है कि वो क्वेश्चन रेलेवेंट है, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो विटनेस को आंसर करना चाहिए, मतलब वो कंपेल करे कोर्ट विटनेस को आंसर करने के लिए या नहीं करे। ठीक है। तो इफ क्वेश्चन रिलेट्स टू मैटर नॉट रिलेवेंट टू सूट और प्रोसीडिंग except in so far as affects the credit of the witness by injuring his character, so the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may if it thinks fit warn the witness that he is not obliged to answer। या तो कोर्ट ऐसा बोल देगा कि आप देखिए आप चाहें तो आप मना भी कर सकते हैं आंसर करने के लिए, विटनेस को ऐसा कोर्ट मना भी कर सकता है, या फिर कोर्ट कंपेल कर सकता है कि आप आंसर करिए। तो इन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड द फॉलोइंग। तो कोर्ट को क्या देखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस है ना वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। क्या क्या? कि क्वेश्चंस प्रॉपर होने चाहिए, जो कोर्ट के ओपिनियन को मतलब शेक कर सके, कोर्ट के ओपिनियन को बदल सके, अफेक्ट कर सके, एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस ऑन द मैटर ऑन विच ही टेस्टिफाइज, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा सके या क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सके। मान लो कोई प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है वो विटनेस, है ना, पर्जरी के केस में ही कन्विक्ट हो चुका है, पर्जरी का केस उस पर लग चुका है ऑलरेडी, तो उससे पूछ सकते हैं कि क्या कभी आप किसी मैटर में आप फंसे हैं क्या, किसी क्रिमिनल मैटर में, तो वो अगर कोर्ट ये वैसे रेलेवेंट नहीं है उस केस में, बट ये क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट के जो क्रेडिबिलिटी है उस पर्सन की वो कितना सच बोल रहा है कि कोर्ट उस विटनेस पे रिलाई करे ना करे, तो इसको हिला सकता है ना, कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को, उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है ये क्वेश्चन कि वो पहले भी पर्जुरी के केस में ऑलरेडी उस पर सज़ा हो चुकी है उसे, तो अब उस पर कोर्ट ट्रस्ट करने से डरेगी। वैसे ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है कि उस विटनेस पहले किसी केस में फंसा है कि नहीं है, बट अब ये रिलेवेंट हो गया है क्योंकि वो विटनेस की क्रेडिबिलिटी को हिला रहा है। ठीक है। तो सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर if imputation which they convey relates to matters so remote in time or such a character that the truth of the imputation would not affect or would slightly affect। या तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर भी अगर मिल गया ना कोर्ट को, एडवोकेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है विटनेस से उसका आंसर भी अगर पता चल गया तो उससे कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैटर सो रिमोट इन टाइम है, मतलब बहुत पुरानी बात है, वो बचपन में कभी ऐसे मतलब 20-22 साल की उम्र में उसको पर्जरी की केस में फंसा था, अब उसे 50 साल की उम्र में अगर वो कुछ गवाही देने आया है विटनेस बन के, तो अब उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप पर्जरी के केस में पहले फंस चुके हैं, तो कोर्ट अब नहीं मानेगा ना, 20-22 साल की उम्र में फंसा था, बहुत रिमोट है टाइम में, या फिर अब कोर्ट को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा या फिर कुछ स्लाइट डिग्री का अफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, वो इम्प्रॉपर होंगे। Such questions are improper if there is great disposition between the importance of imputation made against the witness character and importance of its evidence। मतलब जो विटनेस का कैरेक्टर है उसमें और उसकी इम्पोर्टेंस, जो एविडेंस का इम्पोर्टेंस है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, मतलब एविडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सीवियर केस है या कुछ ऐसा है कि विटनेस के कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है बट एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चंस भी उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के वाले क्वेश्चंस भी फिर
इम्प्रॉपर ही माने जाएंगे. द कोर्ट में इफ इट सीज फिट ड्रॉ फ्रॉम द विटनेस रिफ्यूज़ल टू आंसर. कोर्ट ये मान सकता है कि अगर विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया आंसर करने के लिए तो वो उसका आंसर विटनेस के लिए अनफेवरेबल है. बॉडी लैंग्वेज से तो समझ ही जाता है ना ऑब्वियसली. अब 152 क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स. 151 के अंदर जो हमने पढ़ा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्वेश्चंस, तो वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे ही होने चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड के अलावा नहीं पूछे जाने चाहिए. और 153 क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स. अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर एडवोकेट ने पूछे तो कोर्ट क्या कर सकता है, एडवोकेट के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकता है. किसमें, बार काउंसिल में रिपोर्ट करेगा जहाँ वो रजिस्टर्ड है, या हाई कोर्ट को कंप्लेन कर सकता है. अब 154 क्या बोलता है, इंडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चंस. कोर्ट में फॉरबिड देम अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट एंड इशू, रेलिवेंट फैक्ट टू डिटरमाइन फैक्ट एंड इशू. मतलब जो स्कैंडलस और इंडिसेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, कोर्ट उसे पूछने के लिए मना कर सकता है अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट एंड इशू. अगर रेलिवेंट फैक्ट से वो रिलेट कर रहे हैं तब नहीं करेगा फॉरबिड, नहीं तो फिर उस क्वेश्चंस को पूछने के लिए फॉरबिड कर सकता है कोर्ट, रोक सकता है. देन क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनाय. वो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंसल्ट कर रहे हैं किसी की, तो कोर्ट उसे रोक देगा एडवोकेट को पूछने के लिए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो नीडलेसली पूछ रहा है, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की. अब 156 क्या बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी. When the witness has answered question testing their veracity, no evidence can be. अगर एक बार देखो विटनेस ने आंसर दे दिया तो एविडेंस नहीं दे सकते कि अरे ये झूठ बोल रहा है, और मतलब झूठ बोलने का तो ऑब्वियसली पर्जरी का केस लगाने के लिए तो दे ही सकते हैं, बट उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर उसने उसके कैरेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन पूछा और उसने बता दिया, सही से आंसर दे दिया, तो कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा टू कॉन्ट्राडिक्ट देम. पर अगर उसने झूठ बोला है तो उसे उस पर पर्जरी का केस हो सकता है, इसका एक अलग से इशू नहीं बन जाएगा. बट अब एक्सेप्शन क्या बोलता है, एक्सेप्शन 1 बोलता है कि प्रायर कन्विक्शन के लिए अगर कोर्ट विटनेस मना कर देता है कि मैं तो कभी पहले कन्विक्ट हुआ ही नहीं, तो फिर तब एविडेंस दे सकते हैं प्रीवियस कन्विक्शन का. पार्शियलिटी की, विटनेस कितना इम्पार्शियल है, डिनाई कर देता है अगर कि मैं तो इम्पार्शियल नहीं हूँ, तो उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं ऑब्वियसली. अब 157 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस. तो कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन कोर्ट अलाउ करता है, परमिट करता है उस पर्सन को जिसने खुद ने विटनेस बुलाया है, एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन से क्वेश्चन पूछने के लिए, जो क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी पूछती है ना, वो सारे क्वेश्चन उससे पूछने के लिए इन एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी. मतलब कुछ ऐसा जो, अब देखो विटनेस आके पलट भी सकते हैं. अब अगर विटनेस पलट गया कोर्ट के सामने आके, है ना, मान लो मैं विटनेस लेके आई कोई, अब वो मेरे अगेंस्ट बोलने लग गया, तो तब मैं क्या करूँगी, मैं कोर्ट से परमिशन लूँगी कि क्या मैं इनसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ कुछ. फिर मैं इनसे क्या पूछूंगी क्वेश्चंस, विटनेस से जो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मान लो उसकी क्रेडिबिलिटी के, उसकी कैरेक्टर पे, कि आप पहले भी तो कन्विक्ट हुए हैं, वो उसका क्या करेंगे आप, उसके बारे में क्या बोलेंगे. तो अगर मेरा विटनेस मेरे ही अगेंस्ट जा रहा है तो मैं तो ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन पूछूंगी. तो यही बोल रहा है 157. 158 क्या बोल रहा है, इम्पीचिंग ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेसेस. कौन कर सकता है इम्पीच, मतलब उसके कैरेक्टर पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठा सकता है. कौन उठा सकता है, एडवर्स पार्टी तो उठाती है. अगर मैं विटनेस लेके आ रही हूँ तो मेरी ऑपोजिट पार्टी तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगी, विटनेस के, उसकी क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाएगी. पर मैं उठा सकती हूँ क्या,
तो मैं भी उठा सकती हूँ, पर विथ कोर्ट्स परमिशन। कैसे उठा सकते हैं? बाय एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट फ्रॉम देयर नॉलेज, किसी और पर्सन को बुला के कि ये विटनेस तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है या अनवर्दी ऑफ क्रेडिबिलिटी है, मतलब क्रेडिबल नहीं है, मतलब रिलायबल नहीं है विटनेस, या विटनेस ने घूस खाई है, ब्राइब ली है, या फिर विटनेस के फॉर्मल स्टेटमेंट ना इनकंसिस्टेंट है उसके अभी जो बोल रहा है वो। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? विटनेस के इम्पीच कर सकते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ गिव रीजन फॉर हिज बिलीव। मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ में वो अपना रीज़न नहीं बताएगा, पर क्रॉस एग्जामिनेशन में रीज़न बता सकता है। देन क्वेश्चंस टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ relevant facts एडमिसिबल। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस विटनेस से पूछे जा सकते हैं टू corroborate। कैसे क्वेश्चंस? कि मतलब जो भी उस जो इंसिडेंट था उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस, मतलब उस टाइम पे, उस प्लेस पे और क्या हुआ, टू कंफर्म देयर टेस्टिमनी, कि मतलब उसके एविडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब मान लो कोई ऐसा मर्डर का केस था, है ना, या मान लो एक्सीडेंट का केस था, तो उससे पूछ सकते हैं अगर वो कुछ भी बोल रहा है कि हाँ ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो अच्छा किस साइड से आ रहा था वो जो अक्यूज़ था, वो किस साइड से आ रहा था। अच्छा फिर आप वहाँ पर थे तो उसको एम्बुलेंस कितनी देर में आई। तो ऐसे क्वेश्चंस, आसपास के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या विटनेस सही बोल रहा है क्या। तो 159 बस इतनी सी बात बोलता है कि उस टाइम और प्लेस पे और क्या क्या चीज़ें हुई। अब ये जो अपन क्वेश्चंस सेक्शंस पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, ये इसके सेक्शन नंबर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। अब 160 क्या बोलता है कि जो विटनेस है उसके फॉर्मर स्टेटमेंट, मतलब पहले जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो प्रूव हो सकते हैं टू corroborate लेटर टेस्टिमनी। मतलब पहले जो स्टेटमेंट दिया है और बाद में जो वो बोल रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर वो अपने स्टेटमेंट्स बदल रहा है। स्टेटमेंट बदल रहा है तो ऑब्वियसली रिलायबल नहीं है, पर नहीं बदल रहा है स्टेटमेंट तो रिलायबल है। जब इंसिडेंट हुआ तब उसने आके कुछ और बोला, फिर बाद में जब विटनेस बन के बुलाया फिर कुछ और बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, तब वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 161 क्या बोलता है? सेक्शन 161 सेज दैट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 एंड 27। 26 27 किससे रिलेटेड था? हमने पढ़ा था ना, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। मतलब जहाँ विटनेस को खुद नहीं लाया जा रहा है, विटनेस फाउंड नहीं हुआ है या उसकी डेथ हो गई है, कोर्ट में आके वो खुद नहीं बोल रहा है, उसका जो पुराने स्टेटमेंट्स थे जब वो जिंदा था या जब भी उसने स्टेटमेंट दिए होंगे लास्ट जब मिला था, तो तब उसके स्टेटमेंट्स रेलेवेंट माने जाते हैं उन केसेस में जो 26 और 27 में केसेस दिए हुए हैं। उस सब सिनारियोज़ में उनके स्टेटमेंट्स रेलेवेंट माने जाते हैं। बट 161 क्या बोलता है कि व्हेनेवर एनी स्टेटमेंट 26 और 27 का कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ, मान लो डाइंग डिक्लेरेशन का कोई भी स्टेटमेंट था, है ना, उस पर्सन ने अपने मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था जो अब कोर्ट में प्रूव हो चुका है, तो उस स्टेटमेंट के आसपास जितने भी मैटर्स हैं जो स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, जो या तो उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या कोरॉबरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या तो उस स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं या अगेंस्ट में होते हैं, इन ऑर्डर टू कंफर्म द क्रेडिट ऑफ द पर्सन। उस पर्सन जिसने वो स्टेटमेंट दिया उसका क्रेडिबिलिटी कंफर्म करने के लिए उन मैटर्स को या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो मैटर सारे जो भी हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे, उसके आसपास वाले स्टेटमेंट के आसपास जितने भी मैटर्स हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे
टू कोरॉबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट दैट स्टेटमेंट, जिससे कि हमें उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी पता चल जाए कि कोर्ट उस पर रिलाय, उसके स्टेटमेंट पर रिलाय कर सकता है क्या। ऐसे ही प्रूफ किए जाएंगे जैसे कि वो पर्सन कोर्ट में आया था और उसने कोर्ट में आके गवाही दी थी और सब कुछ, उसका एग्जामिनेशन वगैरह हुआ था कोर्ट में। अब 162 क्या बोलता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब देखो, विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा होता है तो वो रिफ्रेश कर सकता है अपनी मेमोरी को। कैसे? बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग जो उसने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब FIR मान लो आप, कि FIR में जो उसने लिखा, क्या वो देख के उसे अपनी मेमोरी रिवाइज कर सकता है कि उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे। विटनेस ने अगर FIR कराई तो वो देख सकता है ना, FIR वो कर सकता है क्या, FIR से अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। अगर उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बिल्कुल कर सकता है। क्या कोई भी विटनेस किसी और की हैंड राइटिंग देख के भी, पढ़ के भी उससे अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, अगर उसे पता हो कि वो राइटिंग करेक्ट है, मतलब जो उसने लिखा है, वो स्टेटमेंट्स, अदर पर्सन ने जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो करेक्ट है, अगर उसे पता है तो बिल्कुल वो मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। मान लो मेरे साथ वाले ने FIR लिखाई तो मैं भी तो वो FIR रेफर कर सकती हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में ही थे ना। Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of court, refer to a copy of such document. उसको वो डॉक्यूमेंट नहीं पकड़ाएंगे, कॉपी दे देंगे, वो कॉपी से रेफर करेगा। Provided that court may be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original. अगर ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं हुई है तो कॉपी से ही अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि एक वैलिड रीज़न है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल कॉपी। और एक्सपर्ट्स अपनी मेमोरी कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं? बट रेफरिंग टू द प्रोफेशनल ट्रीटाइजेस। देन 163 क्या बोलता है? टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 162। अब क्या विटनेस वो जो डॉक्यूमेंट से मेमोरी रिफ्रेश कर रहा है उस पर क्या टेस्टिफाई कर सकता है? एग्जामिनेशन हो सकता है क्या उसका, उस पर स्टेटमेंट दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। ऑल्दो उसके पास कोई स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं हो, फैक्ट्स वो भूल गया हो, पर उसे पता है कि उस डॉक्यूमेंट में जो रिकॉर्डेड है वो ट्रू है, तो तब वो टेस्टिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक मेंटेन करता है, डेली डायरी मेंटेन करता है, तो उसे भले ही वो इंसिडेंट याद ना हो कि 4 महीने पहले इस तारीख को क्या हुआ था, पर उसने डायरी में लिखा हुआ है तो सच ही होगा ना, क्योंकि उसने ही लिखा है तो वो टेस्टिफाई कर सकता है। अब 164 क्या बोलता है? राइट ऑफ एडवर्स पार्टी हैज़ टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरीज। अब जो राइटिंग जो विटनेस को दे रहे हैं ना रिफ्रेश करने के लिए मेमोरी, तो एडवर्स पार्टी को भी वो दिखानी पड़ेगी। अगर उन्होंने मांगी या फिर ऑब्जेक्शन उठाया कुछ भी, तो एडवर्स पार्टी को भी वो राइटिंग्स दिखानी पड़ेगी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब 165 क्या बोलता है? विटनेस को अगर समन किया गया है टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट तो उसे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्शन हो, इरिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्शन, या फिर कोई भी इशू हो एज टू इट्स एडमिसिबिलिटी, कि वो एडमिसिबल है कि नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट का मैटर है वो एडमिसिबल है कि नहीं है। तो ऐसा बोल के विटनेस मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं ये तो इसकी एडमिसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, तो मैं तो इसको नहीं प्रोड्यूस करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसे प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, उसके पास सामान आया तो। द कोर्ट इफ इट सीज फिट मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस इट रिफर्स टू द मैटर ऑफ द स्टेट, टेक अदर एविडेंस टू इनेबल इट टू डिटरमाइन ऑन इट्स एडमिसिबिलिटी। मतलब कोर्ट के पास पावर है इंस्पेक्ट करने की उस डॉक्यूमेंट को और डिटरमाइन करने की कि वो एडमिसिबल है कि नहीं है, और एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ स्टेट। अगर कोई स्टेट का डॉक्यूमेंट है तो तब कोर्ट के पास इंस्पेक्शन की परमिशन नहीं भी हो सकती, कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर कोर्ट को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो वो ट्रांसलेटर बुला के भी ट्रांसलेट करवा सकती है, और ट्रांसलेटर को मना कर सकती है कि इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना है, जो भी मैटर लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ उस पर 198 में जो भी पेनल्टी है वो लगेगी।
अब कोर्ट कौन कौन से कम्युनिकेशंस मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं बुला सकता? जो भी कम्युनिकेशन हुआ है प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बीच में, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल कर सकता है। देन 166 बोलता है गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। अब देखो, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन भिजवाया, नोटिस दिया, ठीक है, तो उसने वो डॉक्यूमेंट उस पार्टी को दे दिया। अब उसने इंस्पेक्शन वगैरह सब कर लिया, पर उसमें कुछ चीज़ ऐसी गलत नहीं मिली उसे, उल्टा मान लो या कुछ और खुद के अगेंस्ट कोई गलत पॉइंट मिल गया, तो अब उसने बड़ा स्मार्ट ओवर स्मार्ट बन के नोटिस तो भेज दिया था उसे प्रोडक्शन के लिए। अब क्या करना पड़ेगा, उसने इंस्पेक्ट भी कर लिया, तो अब दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी ने अगर बोला कि आप प्रोड्यूस करिए ये डॉक्यूमेंट जो आपने हमसे मंगवाए थे, तो उसे कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। 167 क्या बोलता है, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। अब किसी भी पार्टी ने अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर दिया, उसको नोटिस गया था पर उसने मना कर दिया कि नहीं है, वो घूम गया या फिर अभी नहीं है, हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो बाद में वो डॉक्यूमेंट नहीं एज एन एविडेंस दे सकते कोर्ट में कि अब ये मिल गया है हमें, पहले घूम गया था अब मिल गया है। बट अगर दूसरी पार्टी कंसेंट देगी हाँ चलो कर दो तुम कोर्ट में प्रेजेंट, तो तब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर कोर्ट का ऑर्डर हो तब भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोर्ट के ऑर्डर से ही चीज़ें चलती है, तो कोर्ट का ऑर्डर होता है तो कोई भी चीज़ ओवरराइड हो जाती है। अब 168 क्या बोलता है कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी से या किसी भी विटनेस से कुछ भी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिलेवेंट फैक्ट्स, मतलब टू गेट द रिलेवेंट फैक्ट्स प्रूव्ड, कोर्ट क्या कर सकता है, किसी से भी कोई से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है अराउंड द रेलेवेंट फैक्ट, जो भी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, जो उसे प्रूव कर रहे हैं, और कोई भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या थिंग के लिए ऑर्डर दे सकता है। और इस ऑर्डर पे कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती है, और ना ही उसके आंसर पे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। अगर विटनेस से कुछ क्वेश्चन पूछा कोर्ट ने और उसने उसका आंसर दे दिया जज को, तो दूसरी पार्टी क्या उस आंसर पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है? नहीं कर सकती है। प्रोविजो क्या बोलते हैं कि जजमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। अगर जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हैं और ड्यूली प्रूव्ड हैं, मतलब जो रेलेवेंट फैक्ट अगर प्रूव हो गए, तो जजमेंट उसके बेसिस पे ही आएगा कोर्ट का। अब जज किसी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता टू आंसर एनी क्वेश्चन एंड प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट विच ही इज एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज, जो वो रिफ्यूज़ करने के लिए एंटाइटल्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या उस जैसे कुछ फॉर एग्जाम्पल जो मैरिड पीपल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच का कोई भी कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जो भी मैरिटल उनके स्टेटस में जो उन्होंने कम्युनिकेट किया होता है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो जज भी कंपेल नहीं कर सकता है, या एडवोकेट को भी कंपेल नहीं कर सकता है कि विटनेस ने आपको या जो भी आपकी पार्टी ने आपको जो जो फैक्ट्स बताए आप वो डिस्क्लोज करिए, ऐसे कंपेल नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट और एडवोकेट की, तो जज कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि और कोई भी इम्प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं जज भी, इन फैक्ट एज रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ वुमन, ऐसे इम्प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, इवन जज भी नहीं पूछ सकता है। देन लास्ट सेक्शन 169 क्या बोलता है, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन, कि ये चीज़ का एडमिशन नहीं होना चाहिए था, ये एविडेंस का एडमिशन नहीं होना चाहिए, या ये चीज़ मैंने इम्प्रॉपर बोली थी, ये फैक्ट स्टेटमेंट जो है उसका एडमिशन नहीं होना चाहिए था, या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बेसिस पे कोई न्यू ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब कोई एविडेंस है वो कोर्ट में जज ने एडमिसिबल बोल दिया, बट वो इनएडमिसिबल था या इम्प्रॉपर था, या फिर कोई एविडेंस रिजेक्ट कर दिया जो कि एडमिसिबल करना था, मतलब जो कि एक्सेप्ट करना था जज को,
वो वापस रीट्रायल का ग्राउंड नहीं बन सकता कि ये एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया था, जज ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वापस ट्रायल स्टार्ट करवाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके एक्सेप्टेंस से या रिजेक्शन से ज़्यादा कुछ डिसीजन में फ़र्क पड़ा नहीं है, तो फिर वो न्यू ट्रायल कमेंस नहीं हो सकता है। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 169। So that's it. We'll meet with the next topic in our next video.